ये लेक्चर आज उन महिलाओं के लिए है जो कि अपनी मैरिड लाइफ में अपने हस्बैंड से अलग रहती हैं और उन्हें ये नहीं पता कि अब करना क्या है आगे। चीज़ें बिगड़े भी ना, मतलब लड़ाई हो रही है, अलग भी रह रहे हैं, वो और ना ख़राब हो, तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के वो और क्या स्टेप ले सकती है आगे, इस लेक्चर में आज मैं आपको ही बताऊंगा। इसमें हम कुछ सेक्शन भी कवर करेंगे जो लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी काम आएंगे। सबसे पहले अगर मान लीजिए आपका कोई झगड़ा हो गया है अपने हस्बैंड से और हस्बैंड मान लो कहता है डिवोर्स चाहिए मुझे, या डिवोर्स की उन्होंने पिटीशन डाल रखी है। तलाक के मामलों में ज़्यादातर देखा गया है कि कोई एक ही पक्ष तलाक पर ज़्यादा जोर दे रहा होता है, बाकी दूसरा पक्ष जो होता है वो तलाक नहीं चाहता है। तब सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ये दोनों के लिए है। वैसे अगर हस्बैंड भी ऐसा होता है कि हस्बैंड भी शादी में रहना चाहते हैं तब वो भी सेक्शन 9 डाल सकते हैं, और वाइफ्स के लिए भी है, अगर वो शादी में रहना चाहती हैं तो वो भी सेक्शन 9 के थ्रू अपनी शादी को टूटने से बचा सकती हैं। तो जो पक्ष शादी में बने रहना चाहता है वो सेक्शन 9 का उपयोग कर सकता है अपने लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरोज रानी वर्सेस सुरेंद्र कुमार चड्ढा के केस में, जो कि सरोज रानी ने सेक्शन 9 डाला था अपनी शादी को बचाने के लिए, लेकिन उनके हस्बैंड ने, चड्ढा जी ने, उसको मानने से इनकार कर दिया। मतलब वो जो कोर्ट का ऑर्डर था वो भी नहीं माना। सेक्शन 9 की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठ गया और ये बोला गया क्या ऐसा तो नहीं, क्या जो सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट है वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता हो। कि आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता। वैसे आर्टिकल 14 अगर पढ़ा जाएगा तो उसके साथ आर्टिकल 19 और 21 दोनों ही पढ़े जाते हैं, लेकिन इस केस में आर्टिकल 14 और 21 की ही बात हुई है। तो आर्टिकल जो 21 है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 9 आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि सेक्शन 9 एक तरह से कानूनी और सामाजिक दोनों ही पक्षों को हल करता है ताकि शादियों को टूटने से बचाया जा सके। वैवाहिक अधिकारों में प्रेम और भावनात्मक लगाव एक अहम पहलू है और ये सेक्शन उसको परिपूर्ण करने में पूरी मदद करता है। दूसरा है डोमेस्टिक वायलेंस। आप डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन 12 के तहत एक एप्लीकेशन दे सकते हैं मजिस्ट्रेट को। जो भी घरेलू हिंसा आपके साथ हुई है उनसे लगी चोटों का मुआवजा और व्यक्ति के अधिकारों के नुकसान के मुआवजे आदेश कोर्ट दे सकता है। आमतौर पर कोर्ट द्वारा एप्लीकेशन जब प्राप्त होती है जिस दिन, उसके 3 दिन के भीतर वो हियरिंग की डेट दे देते हैं, और ये कोशिश भी कोर्ट की रहती है कि जिस दिन पहली हियरिंग हुई है उसके 60 दिन के अंदर अंदर डोमेस्टिक वायलेंस का जो मामला है उसको निपटा दिया जाए। सेक्शन 17 के द्वारा आप जो पीड़ित पक्ष है, जो महिला है, वो अपने हस्बैंड के साझा घर में साथ रह सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन 22 में कोर्ट कंपनसेशन ऑर्डर दे सकता है जिसमें मेंटल टॉर्चर और इमोशनल डिस्ट्रेस जो कि रिस्पोंडेंट द्वारा दिया गया है जिस महिला को, उसका भुगतान, मतलब उसका कंपनसेशन भी कोर्ट के ऑर्डर द्वारा उसको मिल सकता है। नेक्स्ट है CRPC का सेक्शन 125। आप मेंटेनेंस मांग सकते हैं अपने हस्बैंड से। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को जिस पर CRPC सेक्शन 125 लगाया गया है अपनी पत्नी और बच्चे के भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता ऐसी मासिक दर पर देने के लिए कह सकता है जैसा कि मजिस्ट्रेट ठीक समझे। ऐसा व्यक्ति भुगतान मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा समय समय पर देता रहता है। अगर व्यक्ति किसी भी वजह से भुगतान नहीं करता है या नहीं कर पाता है तब उसको उस महीने का फाइन या उस महीने की उतने दिनों की जेल, या वो व्यक्ति अपना एक रीज़न जो कि रीज़नेबल, जिससे कि जो कोर्ट है वो सेटिस्फाइड हो जाए, वो बता देता है। और अगर कोर्ट मान जाती है तो वो जिस महीने का नहीं दिया है वो और प्लस जिसका देना है वो दोनों का इकट्ठा दे सकता है। ये 3 सेक्शन जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, उस हर महिला के लिए जो कि अपने हस्बैंड से किसी भी वजह से दूर है, तो कम से कम ये 2-3 सेक्शन वो लगा के कोर्ट को ये बता सकती है कि मुझे कम से कम वो खर्चा दिलाया जाए जिससे मैं अपना या अपने बच्चे का भरण पोषण कर सकूं। कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर बताएं कमेंट के द्वारा। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको इसमें समझ ना आई हो या कुछ और चीज़ जो आप पूछना चाहते हो वो भी आप कमेंट के द्वारा हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।